ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लैब नंबर 5। अच्छा, आज की लैब में हमने जो हमारा एजेंडा है वो ये है कि हमने कुछ थोड़ा सा पढ़ना है अबाउट ट्रांसमिशन मीडिया, और फिर जो हमने पिछले दिनों टॉपिक्स कवर किए हैं इन द कोर्स थ्योरी में, जो हमने कोर्स कवर में जो हमने लेक्चर्स के दौरान टॉपिक कवर किए हैं, उनके मुतालिक उनसे रिलेटेड मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है। उसमें ये तीनों टॉपिक्स के मैंने टास्क कंबाइन किए हैं, तो वो आपको 1 वीक का टाइम मिलेगा उसके लिए, वो आप उसको करेंगे। तो मैं आज आपको, और वो आपने कैसे करने हैं उसके हवाले से हमने बहुत सारी एग्जांपल्स भी की हैं, मैंने उसमें रेफर भी किया है कि आप लोग वो देखेंगे। जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं सुने वो भी सुने, और जो उसमें से बहुत सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी, वैसे इस लेक्चर के एंड पे मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो अभी एक लेक्चर होगा हमारा तकरीबन कोई 35 से 40 मिनट का, आई होप इतना ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और उसके बाद फिर हम we will move on to the description of the task जो हमने करना है, और उस टास्क के लिए फिर आप लोगों के पास 1 वीक है, तो आप लोग मेरी तरफ से फ्री होंगे जाने के लिए, तो कोई इशू नहीं होगा। आप वो टास्क आपने परफॉर्म करने हैं, ठीक है जी बात। तो ये जो अभी तक हमारी चीज़ें थी ये थोड़ी सी राइट ऑफ थ्योरेटिकल थी, लेकिन नेक्स्ट लैब से हम कुछ प्रैक्टिकल पार्ट भी डालेंगे बीच में, क्योंकि अभी जो हमारे टॉपिक चल रहे हैं ये थोड़े से थ्योरेटिकल टाइप के हैं। इनके प्रैक्टिकल हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इन्वायरमेंट मुख्तलिफ चाहिए होता है, तो इसलिए हम अभी इसको थ्योरेटिकल उस पर रखेंगे, और बाकी लेटर ऑन हम देखेंगे कि हम बाकायदा तौर पे सॉफ्टवेयर की मदद से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम वो भी टूल भी हम आइडेंटिफाई करेंगे, और उसके ज़रिए से हम काम किया करेंगे। ठीक है जी बात। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रांसमिशन मीडिया जी, सबसे पहले हम तो थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं इसके ऊपर कि ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है। जब आप डाटा सेंड करते हैं फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, तो वो किसी मीडियम के थ्रू जाता है। वो केबल भी हो सकती है, फाइबर और एयर हो सकता है, तो उस मीडियम को हम कहते हैं ट्रांसमिशन मीडिया। तो ट्रांसमिशन मीडिया जो है उसकी टाइप्स क्या होती हैं? उसकी टाइप्स जनरली 2 मेजर कैटेगरी में उसको डिवाइड करते हैं। एक होता है वायर्ड और एक होता है वायरलेस। वायर्ड को हम कहते हैं गाइडेड, और वायरलेस को हम कहते हैं अनगाइडेड। तो ये थोड़ा सा कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हमें पता होनी चाहिए। तो वायर्ड जो होता है वो गाइडेड होता है, क्योंकि उसके अंदर जो सिग्नल है वो एक गाइडेड मीडिया के थ्रू जाता है, यानी कि एक फिजिकल मीडियम के थ्रू जा रहा होता है। जबकि जो वायरलेस मीडियम होता है वो चूंकि अनगाइडेड होता है, वहां पे सिग्नल जो है वो अपने ऑन पे मूव करता है, और इट कैन टेक एनी पाथ इन द एयर, तो इस वजह से वो अनगाइडेड कहलाता है। गाइडेड की फर्दर 3 टाइप्स हैं। एक तो बल्कि हाँ ठीक है, एक है ट्विस्टेड पेयर केबल, एक कोएक्सियल केबल और एक फाइबर ऑप्टिक। तो ये गाइडेड मीडियम की 3 तरह की कैटेगरीज हैं। वायरलेस की एक ही टाइप है, वो है बेसिकली एयर, फ्री स्पेस एज अ मीडियम। तो ये चीज बेसिकली होगी। ये 3 मेन कैटेगरीज हैं इसकी, 4 सॉरी 2 इसकी मेन कैटेगरी हैं, और गाइडेड मीडियम की 3 टाइप्स हैं, और अनगाइडेड फिर वो एक ही है, वो क्योंकि वायरलेस तो एक ही तरह का होता है। फिर हम देखेंगे कि आगे वायरलेस के अंदर जो स्पेक्ट्रम है उसकी डिवीजन है वो कैसे है, उसको हम एंड पे देखेंगे, एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर। ओके जी, सबसे पहले हम बात करते हैं गाइडेड मीडिया की। गाइडेड मीडिया वो होते हैं जिसमें आपका जो फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर जो है वो आपके पास डाटा जो है वो ट्रेवल करता है ओवर द वायर। अब वायर जो है वो 3 कैटेगरीज में से किसी एक टाइप की हो सकती है। अ वायर कैन बी अ ट्विस्टेड पेयर केबल, यानी कि आपके पास एक जो है वायर होगी और इस तरह के ट्विस्टेड पेयर होंगे, यानी कि देखिए आपस में ट्विस्ट हुए हुए हैं ऐसे 2 तारें। पेयर इसलिए कहा गया कि ये 2 हैं और ट्विस्टेड हैं, ठीक है जी बात। और इसमें जो आपके पास तारों में अंदर ये है कंडक्टर, अगर आप देखें अंदर, और उसके ऊपर एक प्लास्टिक की कोटिंग होती है जिसको हम कहते हैं, उसका इंसुलेटर होता है बेसिकली, जो उसका कोटिंग होती है, कवर होता है उसके ऊपर, प्लास्टिक की जैकेट होती है जिससे हम उसको कवर करके रखते हैं। तो ये है। अच्छा, ये दोनों तारें स्ट्रेट भी हो सकती थी, लेकिन इनको स्ट्रेट नहीं रखा गया जानबूझकर। उसकी वजह हमने, अगर आपको याद हो, पिछले दफा पढ़ा था अटेनुएशन, ठीक है जी बात, और नॉइज के बारे में स्पेशली हमने पढ़ा था, और हमने कहा था कि नॉइज जो है वो ऐड हो जाती है। तो अगर हम इन दोनों तारों को स्ट्रेट रखते तो क्या नुकसान होता है, मैं थोड़ा ड्रॉ करके आपको बताता हूँ यहाँ से। तो अगर ये दोनों तारें ऐसे सीधी होती, बिल्कुल ट्विस्टेड ना होती, तो क्या होता? देखें, ये जो तार है इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, और लेट्स से वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और इसमें भी फ्लो कर रहा है इसी डायरेक्शन में। तो आप देखें, ये जो दोनों तारें हैं, दोनों में करंट होता है ना, क्योंकि वो जो करंट के वो जो सिग्नल होता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल, उसी में तो डाटा हमारा ट्रेवल कर रहा होता है। तो इन तारों में से असल में करंट ने गुजरना है।
अच्छा वो वीक करंट होता है, एक अलग बात है, लेकिन करंट तो होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होता है। और हमने पढ़ा है कि करंट कैरिंग जो वायर होती है उसके गिर्द क्या हो जाता है, ऐसे करके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड उसके साथ एसोसिएट हो जाती है। अगर आप देखें तो मैं ये बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है जी, बात ऐसे करके थोड़ी अच्छी नहीं बन रही, लेकिन आपको आइडिया देने के लिए काफी है। ये ऐसे इसके गिर्द भी हो गई। अच्छा दूसरे नंबर पे जो हमारे पास है, मैं कलर इसका चेंज कर लेता हूँ, लेट्स से हाँ ये कर लेते हैं। ये इस वायर की जो है फील्ड है, दोनों की इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऐसे दोनों तारों की मैंने बना दी। अब आप देखें द वायर, ये आपस में इस हिस्से के अंदर इनकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं इतने बड़े रीजन के अंदर। तो डेफिनेटली इनके इंटरेक्शन से क्या होगा, देयर विल बी अ नॉइज इन बोथ द वायर्स। तो दोनों वायर्स के अंदर नॉइज ऐड हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस इंटरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स। अच्छा अब इसका हल क्या है, इसका हल ये है कि आप ऐसे कर दें। अब जो ये है इनके, एक तो आपने ये किया कि तारों में आपने जो ट्विस्टेड किया तो उसमें अब इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी भी है और ऐसे है, मैं उसके ऊपर ही बना रहा हूँ। इनकी भी जो फील्ड है वो ऐसे है और मैं ऐसे करके बना रहा हूँ। अब देखिएगा जरा, ये मैं बना रहा हूँ, आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है जी बात। ये एक तार के ऊपर मैंने बनाया और ऐसे ही ये दूसरी तार के ऊपर भी ऐसे होता है। अच्छा कलर चेंज कर लेते हैं जी, दूसरी ब्लू कर लेते हैं। तो अगर आप देखें अब ये जी ऐसे हमने दूसरी पे भी बना दिया। सॉरी क्लियर कर लेते हैं, रेजर ले लेते हैं इसको हम यहाँ से, दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं इसको हम, ठीक है। ये सॉरी सही नहीं बना था जी, ऐसे करके ये ऐसे, ठीक है। तो इसके ऊपर भी हमारे पास यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसके पास भी है और ये। अच्छा अब अगर आप देखिए यहाँ पर जो इंटरेक्शन है वो सिर्फ इस एरिया में है, ज्यादा है इस एरिया में, वो थोड़ा सा अपार्ट है, यहाँ भी अपार्ट है। तो अब आप देखिए हमने क्या किया, ट्विस्ट करने से ये फायदा हुआ कि वो जो इंटरेक्शन था जिन जगहों पे वो आपने कम किया। अच्छा दो तरीके से कम किया, एक तो जो हमने इंसुलेटर उसके ऊपर एक कवरिंग किया इससे भी, क्योंकि अगर इस पे कवर ना होगा तो वो तो बिल्कुल उसकी फील्ड आपस में कांटेक्ट में आ जाएंगे, तो कवरिंग से भी थोड़ा सा आपने इस फील्ड को वीक किया और ट्विस्ट देने से भी वो वीक हुई। तो इसलिए बेसिकली ये ट्विस्टेड पेयर इस्तेमाल किया जाता है, स्ट्रेट नहीं यूज की जाती, ट्विस्टेड का होना इसलिए जरूरी होता है। तो इसलिए इसको ट्विस्टेड पेयर केबल ही कहा जाता है, ठीक है जी बात। तो ये इसलिए हम यूज करते हैं। और यहाँ पे जो फील्ड ट्विस्ट करने से जो जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है ऑफ द वायर वो आपस में क्या हो जाता है जी, और ये अक्सर औकात ऐसे भी होता है कि ये अपोजिंग हो जाता है एक दूसरे के उल्ट। अगर देखें ये जो फील्ड्स हैं अगर ये एक दूसरे की डायरेक्शन में आ जाए तो ये एक दूसरे को स्ट्रेंथ दे देती हैं, स्ट्रेंथन कर देती हैं। स्ट्रेंथन करने से क्या होता है कि वो वाकई ही फिर एक नॉइज बन जाती है। ऐसा भी हो सकता है कि वो ऐसे हो कि एक फील्ड का ये वाला हिस्सा आ जाए और एक फील्ड का ये हिस्सा आ जाए। अब ये दोनों इंटरेक्ट करेंगे, इनको आप जमा कर लें तो ये होगा बेसिकली +5 की पीक है, ये -5 की पीक है। तो क्या हो रहा है इसमें, रिजल्ट क्या आ रहा है, इक्वल टू 0, यानी कि रिजल्टेंट फील्ड क्या हो जाएगी। तो फील्ड्स आपस में एक दूसरे को जो ये फील्ड्स की वेव फॉर्म है ऐसे करके दूसरी की वेव फॉर्म अगर इस फॉर्म में आ जाए तो ये देखिए स्टेशनरी वेव बन जाती है। इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है कि ओवरऑल रिजल्ट क्या है इसका, नेट रिजल्ट है 0, यानी इस तरह की इंटरेक्शन हमें लॉस नहीं देगी। लेकिन नुकसान कब होता है, जब एक फील्ड ऐसे जा रही है और दूसरी फील्ड भी वो ऐसे आ जाए उसके ऊपर, बिल्कुल ये चीज करके। अब ये आपस में जब इंटरेक्ट करेंगे तो ये इट विल एड अप एंड बिकम लाइक दिस। तो ये चीज अब जो है ये नुकसान करती है हमारे सिग्नल को। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं कि वो अगर वो फील्ड आपस में इंटरेक्शन में आए भी तो वो इस फॉर्म में आए, एक तो ये फॉर्म आए और दूसरा एरिया ऑफ कांटेक्ट भी कम से कम करें। तो बेसिकली हम ये करते हैं कि ट्विस्ट करने से एक तो उसकी अगर फॉर्म बनती भी है तो वो ये वाली बनती है और दूसरा ये कि एरिया ऑफ कांटेक्ट भी बहुत कम हो गया। तो इस ओवरऑल वजह से क्या होता है हमारे पास कि ये हमारा जो बेसिकली सिग्नल है वो मजबूत रहता है, स्ट्रॉन्ग, उसमें नॉइज का लेवल कम रहता है और एसएनआर हमारी बेहतर रहती है। ओके जी आगे चलते हैं, तो आई होप ये आपको समझ आ गया। आगे चलते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल ये थी। ट्विस्टेड पेयर केबल की आगे दो टाइप्स हैं, एक होती है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। अबू बकर का क्वेश्चन है, अबू बकर क्वेश्चन लेते हैं जी। अबू बकर
जी सर, जहाँ ये हम ट्विस्ट दे रहे हैं वहाँ जी जी। आपस में मिल रहे हैं, तो सिग्नल वहाँ कंबाइन होके ऐड नहीं हो सकते? देखिए बिल्कुल यही मैं कह रहा हूँ कि वहां पे हम ट्विस्ट बेसिकली जो करते हैं, एक तो दो हमने इंसुलेटर भी रखा हुआ है बीच में, उसकी वजह से वो फील्ड वीक हो जाती है। दूसरा ये ट्विस्ट हमने इस तरीके से दिए होते हैं कि हमेशा वहां पे वो क्या करती है, वहां पे फील्ड बेसिकली कैंसिल आउट करती है एक दूसरे को। कैंसिल आउट करने से वो नल हो जाती है आमतौर पे। ठीक। अगर इंटरेक्ट करती भी है तो वो बहुत माइनर इंटरेक्शन होगा, जिसकी वजह से सिग्नल के अंदर नॉइज तो ऐड होगी, लेकिन एसएनआर ज्यादा खराब नहीं होगी आपकी, एसएनआर बेहतर रहेगी। ठीक है जी, बात ऐड ठीक होती है। होगी। आप जिस तरह मर्जी ट्विस्ट दे लें, इवेंचुअली वो कंप्लीटली कैंसिल आउट होकर जीरो नहीं होती कभी भी, ये आपकी बात सही है। ट्विस्ट आपने जितनी ठीक। मर्जी जिस तरह मर्जी आप जितनी मर्जी टेक्निक के साथ आप उसको ट्विस्ट करें, इस ट्विस्ट करने से जीरो नहीं होगी। हाँ, मिनिमम हो सकती है। अगर आप उसको स्ट्रेट रखेंगे तो नॉइज ज्यादा होगी, ट्विस्ट करने में नॉइज कम हो जाती है, ये एक्सपीरियंस भी है। ठीक है, इससे हमें पता लगा कि हम अगर ट्विस्टेड कर रहे हैं तो वो स्ट्रेट के केबल में बेहतर होता है। तो दोनों तारों को स्ट्रेट रखने की बजाय हम उसको ट्विस्टेड रखते हैं, जिसकी वजह से नॉइज कम ऐड होती है और एसएनआर आपका इंप्रूव रहता है। हमें तो बेसिकली एसएनआर को बेहतर रखना है, नॉइज को हम कंप्लीटली खत्म नहीं कर सकते, ये एक मसला है, चाहे आपका गाइडेड मीडियम हो चाहे अनगाइडेड हो। ओके, ठीक है अबू बकर। ठीक होगी। ओके, आगे चलते हैं। तो जी ये हमारा जो यहाँ पर अब ट्विस्टेड पेयर जो है वो दो तरह की होती है। आप जब इंशाल्लाह व्हेन यू विल कम इनटू द यूनिवर्सिटी लैब में, तो बाकायदा तौर पे मैं आपको ये जो केबल्स हैं ये बनाना भी सिखाऊंगा, इनके कनेक्टर लगा के केबल्स को बनाना, क्योंकि इस वक्त हम वो ये वाली प्रैक्टिस मैं अगर आपको दिखा भी दूँ कैमरे पे कि किस तरह बनाते हैं, तो आप प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे। तो इसका प्रैक्टिकल हम करेंगे इंशाल्लाह। यूनिवर्सिटी में जाके मैं आपको वायर दूंगा, कनेक्टर दूंगा और आप उसकी केबल्स बनाएंगे। ठीक है, ये सारी बात है, लेकिन यहाँ से हम समझ सकते हैं जरूर, बिल्कुल ऐसे है। ओके, तो हम ये बात कर रहे थे कि जो ट्विस्टेड पेयर केबल होती है उसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होती है यूटीपी, एक होती है एसटीपी। यूटीपी का मतलब होता है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, और जो एसटीपी होता है ये होता है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। अच्छा, शील्डिंग का मतलब क्या है देख लेते हैं। अगर आप देखें, ये एक प्लास्टिक कोटिंग है ऊपर। अच्छा, एक तो ये तारे हैं और ये अंदर उनकी ये इंसुलेटर है जो ये आपको नजर आ रही है यहाँ से निकलते हुए। एक उसके ऊपर इंसुलेटर है, वो तो पहले की तरह ही है। इसके ऊपर एक और मेटालिक शील्ड है। अगर आप इन दोनों में देखें, इन दोनों में जो फर्क है वो सिर्फ इस मेटालिक शील्ड का है। ये मेटालिक शील्ड किस लिए होती है आपको पता है? कि जो मेटल्स होते हैं वो फील्ड को रिसीव कर लेते हैं, यानी कि वो उस फील्ड को रिसीव करके उसमें से करंट गुजर। अब आप देखिए ना, फॉर एग्जांपल, आप जो एंटीना होता है वो क्या होता है? एंटीना एक इलेक्ट्रिक रॉड होता है बेसिकली, और वो सिग्नल रिसीव कर रहा होता है। सिग्नल क्या होते हैं? सिग्नल वही होते हैं ना, फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसे हम कहते हैं, वो उसके पास से गुजरती है। तो वो जो रॉड होता है उन सिग्नल्स को जज्ब कर लेता है अपने अंदर। जज्ब करने से क्या होता है कि वो उस रॉड के अंदर एक करंट प्रोड्यूस हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फ्लैश होता है बाहर से, तो क्या होगा? वो इन 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 अंदर मौजूद तारों तक नहीं जाएगा, बल्कि वो इसमें ही जज्ब हो जाएगा, और ओवरऑल आपके पास जो ये वायर्स हैं ये सेफ रहेंगी जो कि अंदर है। ठीक है जी बात। तो बैरूनी खतरात से बचाने के लिए हम इस मेटालिक शील्ड को भी यूज कर लेते हैं, जिसके ऊपर क्या होता है कि आपके वायर से जो अगर कोई फ्लैश आता है या कोई सनलाइट की वजह से उसकी जो वेव्स है वो इसके इंटरेक्शन करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रो पासिंग बाय, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोई भी आपके पास रेडिएशन अगर गुजर रही है इसके पास से, तो उनको ये वाली जो मेटालिक शील्ड है ये जज्ब कर लेती है। इसीलिए हम इसे कहते हैं शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। इसकी परफॉर्मेंस इससे बेहतर होती है डेफिनेटली, क्योंकि इसमें एनवायरमेंटल इफेक्ट को भी साथ में कैटर किया गया। डेफिनेटली जो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल होगी, एसटीपी होगी, उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है, इसकी कम होती है, क्योंकि इसमें मेटालिक शील्ड आपने एक्स्ट्रा डाल दी है। आपने अक्सर देखा होगा कि आप कभी कभी तार छीलते हैं तो अंदर से एक मेटालिक कोटिंग उसके ऊपर होती है, ऐसे जाली सी होती है एक मेटल की। वो जो मेटल की जाली होती है वो ये आपके पास मेटालिक शील्ड होती है, असल तारें तो अंदर होती हैं। उसका मकसद क्या होता है? उसका मकसद ये होता है कि जो बैरूनी आपके पास असरात हैं, यानी कि बैरूनी जो आपके पास फील्ड्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स जो हैं, कोई मैग्नेट के पास से तार गुजर रही है या कोई बाहर से कोई इलेक्ट्रिक लाइट का जो फ्लैश हुआ है, जो आसमानी बिजली है उसका जो फ्लैश हुआ है, उन चीजों को कैटर करने के लिए ये बाहर आपने मेटालिक शील्ड लगाई है, वो इसको जज्ब कर लेती है, वो चीज अंदर तक नहीं जाती अंदर उसका। हाँ, अब ये एक सवाल पैदा हो सकता है कि क्या वो बिल्कुल परफेक्ट होती है मेटालिक शील्ड? जवाब है नहीं, परफेक्ट नहीं होती। कुछ ना कुछ असर अंदर जरूर जाता है, यानी कुछ ना कुछ नॉइज फिर भी ऐड हो जाएगी बाहर से जो असरात हैं, लेकिन उसको हमने क्या किया? मिनिमाइज कर दिया। दिस शुड बी क्लोजर टू परफेक्ट जितना आप कर सकें।
लेकिन ऑफ कोर्स हमें फिर ये भी देखना कि कॉस्ट कितनी ज्यादा हो गई है, वो अफोर्डेबल भी रही कि नहीं रही, सारी चीजों को देखना होता है। ओके, तो ये तो हमारी दो बातें थी कि यूटीपी होता है और एसटीपी होता है। इसको बुक से आप पढ़ेंगे तो और आपको अच्छी इसमें से एग्जाम्पल मिल जाएंगे और इसकी तफसीलात मिल जाएंगी। इसकी कैटेगरीज बनाई गई हैं बेसिकली, जो आपके पास ये शील्डेड, ट्विस्टेड, अनशील्डेड, ये है ना, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल जो है, इसकी कैटेगरीज बनाई गई हैं आपके पास। और इसमें एसटीपी और यूटीपी दोनों है बेसिकली। जो कैटेगरीज बनाई गई हैं, ये EIA है एक इदारा, EIA के नाम से, वो इस चीज को रेगुलेट करता है और उन्होंने इसके लिए ये बेसिकली इसकी कैटेगरीज डिफाइन की है कि ये केबल कितनी कैटेगरीज की होगी। ठीक है जी बात। और इस कैटेगरी बिल्कुल जी, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के नाम से EIA होता है, इन्होंने ये कैटेगरीज डिफाइन की है। अच्छा, ये कैटेगरी क्या कहती है? ये कहती हैं कि कैटेगरी 1 की जो केबल है वो अनशील्डेड है, ट्विस्टेड पेयर केबल है, और उसकी जो है ये अनशील्डेड है। सबसे अहम बात है कि ये अनशील्डेड है, और ये लेस देन 1 Mbps टेलीफोन के अंदर आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको देखें, ये बड़ी सादी सी वो तार होती है जो हमें, वो पतली सी एक तार मिल जाती है टेलीफोन में अक्सर जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें तारें होती भी सीधी हैं, तो ना वो ट्विस्टेड होती हैं, अच्छा सॉरी ट्विस्टेड तो होती हैं, लेकिन वो तार बहुत पतली बारीक होती है तार उसकी, इसलिए डाटा रेट कम होता है। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो कैटेगरी 2 की होती है वो भी अनशील्डेड है, और वो आमतौर पे उसकी जो थोड़ी सी बेहतर होती है क्वालिटी, जिसकी वजह से वो 2 Mbps तक डाटा रेट सपोर्ट करती है। तो बेसिकली कैटेगरीज जो डिफाइन की गई हैं, वो इस तरफ जो कैटेगरीज डिफाइन की गई हैं वो डाटा रेट के हिसाब से की गई है। और इधर बताया गया है कि वो किस किस जगह पे इस्तेमाल होती है, यहाँ पे थोड़ी तफसील बताई गई है दरमियान में कि उस तार में क्या खास बात है। तो जी, ये आमतौर पर T1 लाइन की हमने पढ़ा था ना, वो DS1 लाइन या E1 लाइन या T1 लाइन, तो हमने कहा था कि यूरोप में T1 लाइन नहीं होती, E1 लाइन होती, मैंने कहा था। तो जो T1 लाइन है जिसका डाटा रेट जो है वो 2 Mbps तक होता है, तो 2 Mbps तक का डाटा रेट अगर आपने सपोर्ट करना है तो ये केबल चल जाएगी आपकी। अच्छा, इम्प्रूव कैट 2 यूज इन लाइन, जो कैट 3 की आमतौर पर मिनिमम जो कैट 3 की केबल इस्तेमाल की जाती है लैन के अंदर, अगर आपने ईथरनेट में इस्तेमाल करनी है, लेकिन इसका डाटा रेट बहुत कम होता है 10 Mbps। और आजकल जो है आपका फास्ट इथरनेट है, या आजकल तो गीगाबिट इथरनेट भी आ गया, इसलिए ये रिकमेंडेड नहीं है। कैट 4 ऑन द अदर हैंड इज गुड, जो कि टोकन रिंग में भी इस्तेमाल की जाती है और 20 Mbps तक डाटा रेट सपोर्ट करती है। कैट 5, आप जब बाहर जाते हैं अक्सर केबल लेने के लिए, तो वो कैट 5 केबल होती है अक्सर जो बाजार से मिलती है, कैट 5 केबल मिलती है। कैट 5 मिलती है, कैट 5E मिलती है, वो थोड़ी सी महंगी होती है। तो कैट 5 या कैट 5E जो है, उनका डाटा रेट तकरीबन 100 Mbps से लेके 125 Mbps तक होता है, और इसमें जो तार की लंबाई है वो 100 मीटर तक जा सकती है। अच्छा, इन सबसे बेहतर है कैट 6, जो कि नई है केबल, और इसका डाटा रेट 200 Mbps तक है। अ न्यू कैटेगरी विद मैच्ड कंपोनेंट कमिंग फ्रॉम द सेम मैन्युफैक्चरर, द केबल मस्ट बी टेस्टेड एट अ रेट ऑफ 200 Mbps डाटा रेट, ये यहाँ तक सपोर्ट करती है और लैंस में इस्तेमाल होती है आमतौर पर। अच्छा, अब ये कैटेगरीज हैं, सिर्फ डाटा रेट का फर्क है, इसलिए हम क्या करते हैं, एक तो STP खरीदते हैं, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर खरीदते हैं जब हमें यूज करनी होती है, और फिर नंबर 2 हम यूज करते हैं कैट 6 केबल, विच इज गुड। आमतौर पे कैट 6 का इस्तेमाल अच्छा होता है। अच्छा, ये बेसिकली 7 जो है, कैट 7 केबल भी है, ये महंगी होती है, इसलिए आमतौर पे लैन के अंदर हम ये वाली केबल इस्तेमाल नहीं करते, इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, महंगी होती है। ये जो आपके पास कैट 6 केबल है, इसका तकरीबन जो 100 मीटर का जो बंडल है, 100 मीटर का बंडल जो हमारे पास होता है, वो एक इसका रोलर होता है, पूरा रोल 100 मीटर का रोल जो है वो तकरीबन आपको 20 से 25 हज़ार का मिलता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इसकी कॉस्ट काफी ज्यादा होती है STP की, जो कि इस तरह होता है। आमतौर पे जो आप सस्ती लेंगे कैट 4, कैट 5, जो कि काफी लो बैंडविड्थ की होती है, इसमें डाटा रेट काफी कम आपको मिलता है। तो आप देख रहे हैं कि ट्रांसमिशन मीडिया कितना इफेक्ट डाल रहा है। यानी अगर आपके पास ट्रांसमीटर और रिसीवर 1000 Mbps रिसीव कर सकते हैं ना, लेकिन आपने जो तार लगाई है बीच में वो लगा दी कैट 4 की, तो आप कभी भी 20 Mbps से ऊपर डाटा भेज ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका लिंक बड़ा खराब है। तो लिंक्स जो होते हैं ना, ये जो ट्रांसमिशन मीडिया है, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। यानी ट्रांसमिशन मीडिया असल बॉटलनेक बन जाता है कि आपको अच्छा मीडिया इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि आप अच्छा डाटा रेट हासिल करें। हाँ, आपका मीडिया बहुत अच्छा है तो फिर बात करते हैं कि आपके जो एंड नोड्स हैं उनके अंदर ट्रांसमीटर और रिसीवर जो हैं वो कितने कैपेबल हैं।
लेकिन आमतौर पे जो प्रॉब्लम आती है ना वो यहीं पे आती है कि जो ट्रांसमिशन मीडिया है ना उसकी बैंडविड्थ बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू द कैपेबिलिटी ऑफ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर इटसेल्फ जो उसमें लगे होते हैं, जो कि आपकी डिवाइस के अंदर पोर्ट्स होती हैं वो ज्यादा केपेबल होती हैं, लिंक्स उतने केपेबल नहीं होते, यही वजह है। अच्छा, लिंक्स इसलिए भी हम नहीं करते, लिंक्स के ऊपर बड़ी मेहनत की जाती है, हमें बड़ा वेल चूज करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल एक जगह पे 5E कैटेगरी जो है ना वो लग सकती थी, आप खामखा वहां पे 6 को रेकमेंड कर दें, तो देखिए ये अनवाइज हो जाएगा। हो सकता है कॉस्ट के अंदर कम से कम 30 to 40% बजट का फर्क पड़ जाए। यानी एक काम आपने जो तारीख बाद में देखे ना, पूरा कैंपस आपने बिल्ड करना है, पूरा कैंपस बिल्ड करना था तो आपने वहां पे कैट 5E रिकमेंड कर दी, ठीक है, करनी थी, लेकिन आपने कैट 6 उस वहां पे आपने रिकमेंड कर दी। उसका नुकसान क्या हुआ कि अब जो प्राइस है ओवरऑल आपकी, लेट्स से आपने 10 लाख की केबल खरीदी, ठीक है, जो कि आपके पास कैट 6 थी, वही अगर आप 5E में खरीदते तो वो आपको हो सकता है कि 7 लाख तक पड़ जाती, 6.5 से 7 लाख तक। तो आप देखें कि 2.5 से 3 लाख बल्कि इवन ज्यादा भी जो है ना उसका भी फर्क पड़ रहा है सिर्फ केबल्स के अंदर। तो ये चॉइस बड़ी वाइज होनी चाहिए। इसमें आप कंसिडर कैसे करते हैं? कंसिडर करते हैं कि यहाँ जो मेरे दोनों एंड नोड्स हैं उनके दरमियान जो डाटा का फ्लो है वो कितना होगा असल में, और उस फ्लो के लिहाज से हम ये देते हैं बेसिकली कैपेबिलिटी, ये वाली केबल लगा देते हैं। तो अगर कोई पूछे ना कि बैंडविड्थ प्रोविजन, एक टर्म होती है बैंडविड्थ प्रोविजनिंग। बैंडविड्थ प्रोविजनिंग कहते हैं कि डाटा रेट्स को कंट्रोल करना, कि एक यूजर कितना डाटा रेट जो है ना उसको, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जो यूजर 1 जो है ना, ये मैंने जो कनेक्शन लिया हुआ है मिसाल के तो वो 10 MB का है, लेकिन यूजर 1 जो है ना वो 2 MB से ऊपर उसको बैंडविड्थ ना मिले, वो यूज ना कर सके। तो उसके कई तरीके होते हैं कि आप सर्वर लगा लें, वो कंट्रोल करे कि डाटा रेट क्या आ रहा है, इसमें आपको खर्चा बहुत करना पड़ेगा। एक आसान हल है कि आप राउटर से लेके और उस यूजर 1 तक जो केबल डालनी है वो आप कैट 2 की डाल दें, वो कभी भी 2 Mbps के ऊपर जा ही नहीं सकता। हालांकि उसको दोनों एंड के ऊपर लिंक तो जबरदस्त मिले, मतलब डिवाइसेस में तो 10 Mbps की कैपेबिलिटी है, लेकिन उसका चूंकि लिंक इतना कमजोर है तो वो कभी जाएगा ही नहीं। वो कैट 2 वो लिंक से आपने कंट्रोल कर ली, ना सर्वर लगाना पड़ा ना कोई और टेक्निक लगानी पड़ी, आपने उसका डाटा रेट कंट्रोल कर लिया यूजिंग ओनली द सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर केबल। अच्छा, दो डबल फायदे हुए। अगर आप ये काम सर्वर से करते हैं तो नुकसान क्या होता है कि सर्वर लेना पड़ता है, उसकी कॉस्ट ऐड हो जाती है अलग अलग से, और बड़ा हैवी सर्वर होता है जो डाटा रेट कंट्रोल करेगा। केबल आपने लगानी थी और हल्की केबल लगाई, मतलब आपने रेट और कम कर लिया, पैसे और बचा लिए, पैसे भी बचा लिए, और वॉइस मूव से आपने क्या किया, उनका डाटा रेट भी लिमिट कर दिया। कल को जरूरत पड़ती है कि डाटा रेट बढ़ा दें, 10 Mbps कर दें, कैट 3 केबल लगा दें, ठीक है जी बात। तो ये होता है, ये चीजें देखनी पड़ती हैं और करनी पड़ती हैं। तो ये बहुत अहम स्लाइड है इस पर्सपेक्टिव में कि आप किस तरह चूज करेंगे। जी उसामा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम जी। सर आपने यहाँ पे बात की कि डाटा रेट के लिए मतलब हम कम करने के लिए हम उसकी जो वायर जो है उनका मतलब वो कम यूज कर लें, ठीक है, लाइक कैट 2 की कैट 3 की यूज कर लें, ठीक है। तो सर उससे डाटा लॉस नहीं होगा? नहीं, डाटा लॉस नहीं होगा उससे, उसका सर देखिए जब डाटा रेट ही कम है। सर ओवरफ्लो हो रहा है पीछे से, ठीक है, तो जब वो दरमियान में से जब वो कनेक्ट हो गया वायर में से कनेक्शन जा रहा है तो वहाँ पे तो एक डाटा ट्रैफिक काफी ज्यादा हो रही है, तो वहाँ पे तो देखिए वो लॉस है कि नहीं? ये मैं आपको मजे की बात आता हूँ, ये आपकी बात ठीक है। जो आजकल डिवाइसेस होते हैं ना एंड डिवाइसेस, उसमें हम पढ़ेंगे आगे चल के, ये चीज हमने पढ़नी है। हमने पढ़ा था ना लेयर 4 का एक काम होता है फ्लो कंट्रोल, ये जब लेयर्स में पढ़ा था, जस्ट हमने ये इतनी सी बात पढ़ी थी। अब सवाल पता होता है कि फ्लो कंट्रोल क्यों करेंगे, वो इसलिए करेंगे ना भाई कि जो एंड डिवाइसेस हैं उनकी कैपेबिलिटी ज्यादा है, वो पहले टेस्ट करने के तौर पे डाटा भेज के चेक करते हैं कि एक बाइट भेजी कितना टाइम लगा। इससे आपकी जो एंड डिवाइसेस हैं वो अखज कर लेती हैं कि हमारे पास जो लिंक अटैच्ड है उस लिंक की कैपेसिटी कितने मेगाबिट्स पर सेकंड है, ठीक हो गई बात। तो वो अपना फ्लो कंट्रोल उस लिंक के मुताबिक एडजस्ट कर लेती हैं डिवाइसेस। ये पूरा इसका पूरा मैकेनिज्म है कि अपने, अच्छा कंजेशन हो गई है, ठीक है, कंजेशन हो गई है, मतलब क्या कि लिंक बिल्कुल चौक है, डाटा ही नहीं जा रहा, तो एंड डिवाइसेस क्या करती हैं, अपने आप को बिल्कुल खामोश कर देती, डाटा नहीं भेजती। तो इंटेलिजेंट डिवाइसेस हैं आजकल, इतनी वो नहीं है कि वो डाटा भेजती रहेंगी और लॉस होता रहेगा, ऐसा नहीं है।
एडाप्टेबल सिचुएशन होती है, अडॉप्ट करती हैं आजकल डिवाइसेस अपने आप को अकॉर्डिंग टू द लिंक कैपेसिटी एंड चैनल कैपेसिटी। ओके ठीक है सामा, अल्लाह, अच्छा आगे चलते हैं। ओके लोअर एंड कर देते हैं सामा का। ओके नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जी। ये RJ45 रजिस्टर्ड जैक, RJ से बनता है रजिस्टर्ड जैक। तो रजिस्टर्ड जैक जो है ना बेसिकली ये हम यूज करते हैं इसके लिए UTP और STP के लिए हम यूज करते हैं इनको। RJ45 ये मेल कनेक्टर है जो कि डिवाइस के अंदर होता है ये, और ये होता है ये हम जो केबल के साथ जिसका अटैच करते हैं मेल होता है, और जो डिवाइस में मौजूद पोर्ट होते हैं उसको हम फीमेल कहते हैं। तो इनको प्लग इन करते हैं तो हम ये, अच्छा ये कीड होता है, इसकी मतलब एक खास जैसे आप इसको में प्लग इन करते हैं और टिक की बात आती है तो उसको ये कैच कर लेता है, मतलब कि फिर आप इसको बाहर निकाल नहीं सकते अनलेस वो जो नीचे आपको ये नजर आ रही है छोटी सी बारीक सी पतली सी नजर आ रही है, ये वाली ये प्लास्टिक की होती है। इसको आप प्रेस करके जब वापस खींचते हैं तो वो आउट होता है। अगर आप इसको प्रेस करके नहीं खींचेंगे तो वो उसके अंदर फिट लॉक हो जाता है, वो बाहर नहीं आएगा दोबारा। अच्छा इसको अगर आप इसके लिहाज से देखें, अगर आप उसको छोड़ दें, इसके लिहाज से देखें जो ये मेल कनेक्टर है, इसमें अगर आप इस तरीके से करें कि वो जो प्लास्टिक वाली पतरी है अगर वो नीचे हो तो फिर इसमें जो लेफ्ट टू राइट नंबरिंग है वो 1 2 3 4 5 6 होती है। 1 2 3 4 5 6 ये आपके पास इसकी जो है ना नंबरिंग कर लेते हैं आप इसकी तारों की, क्योंकि इसमें जो आपके पास ट्विस्टेड पेयर होती है ना केबल STP जो आप यूज करते हैं या UTP कर लें, उसमें 4 पेयर आते हैं आपके पास, 4 पेयर आते हैं। एक पेयर होता है ऑरेंज, एक होता है ग्रीन, एक होता है ब्लू और एक होता है ब्राउन। 4 पेयर आते हैं तो टोटल तारें 8 होती हैं। तो वो 8 तारें आप जब कनेक्ट करते हैं तो वो ये सारा नंबरिंग के हिसाब से होती हैं। जो वायर नंबर 1 और 2 होती है, यहाँ अगर आप अब फीमेल में आ जाए तो वायर नंबर 1 और 2 जो होती है ये काम करती है ट्रांसमीटर का। वायर नंबर 3 और 6 जो है ये काम करती है रिसीवर का। वायर नंबर 4 5 और 7 8 इस्तेमाल नहीं होती, क्योंकि देखें पेयर में इस्तेमाल होंगी ना, तो 2 तारें इस्तेमाल हो रही हैं डाटा को ट्रांसफर करने के लिए, ट्रांसमिशन के लिए, और 2 इस्तेमाल हो रही हैं डाटा को रिसीव करने के लिए। तो बाकी 4 किस लिए? ये बड़ी अहम बात है। तो बाकी 4 भी इस्तेमाल होती हैं, मैं बताता हूँ कैसे इस्तेमाल होती हैं। आजकल आपने सुना होगा पावर ओवर इथरनेट। पावर ओवर इथरनेट के लिए आमतौर पर ये 4 5 को इस्तेमाल करते हैं या 7 8 को भी इस्तेमाल कर लेते हैं, इस पेयर को भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। यानी क्या मतलब, आपने देखा नहीं गली मोहल्लों में वो जो एक कुछ लोग लगा देते हैं, स्विच लगा देते हैं, फिर वो कहते हैं जी यहाँ पे हमने उसका जो डिवाइस को ऑन रखने के लिए पावर भी देनी होती है। तो आजकल डिवाइसेस के अंदर फीचर आ गया कि आप उनके अंदर जैसे ही प्लग इन करते हैं ये एक कनेक्टर उनके किसी पोर्ट के अंदर, तो अगर आपने जो बैक एंड से अगर आप उसको पावर देना चाहें तो बैक एंड से पावर भी दे सकते हैं और ये डिवाइस ऑन हो जाएगी यूजिंग दिस 2 4 5 या 7 8 तारों को। मतलब आपकी उसी तार में डाटा भी जा रहा है और उसी तार में उसमें करंट भी जा रहा है ताकि वो डिवाइस को ऑन कर सके। तो डिवाइस को ऑन करने के लिए किसी अडाप्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी तार की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आप यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का इंतजाम भी बीच में ही हो गया। तो इसलिए है बेसिकली। और टेलीफोन के लिए साथ में इस्तेमाल करना चाहिए, टेलीफोन के लिए अलग से पेयर कर सकते हैं कि टेलीफोन भी साथ ही चल सकता है, तो एक पेयर टेलीफोन के लिए भी हो सकता है या वॉइस ओवर IP के लिए हो सकता है। तो इस तरह के वैसे 8 के 8 पेयर तारें इस्तेमाल हो सकती हैं, लेकिन नॉर्मल सिचुएशन के अंदर आमतौर पे 2 ही पेयर इस्तेमाल हो रहे होते हैं इसके, 1 2 और 3 6, 1 2 और 3 6। ये बड़ी अहम बात है। अच्छा जी, तो आगे चलते हैं। ये एक और बात है जो कि हमने लास्ट टाइम भी पढ़ी थी कि अगर आप देखें अटेनुएशन का ये ग्राफ बनाया गया है, वो ये कहता है कि अगर आप अटेनुएशन dB पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर के बाद कितना उसके अंदर तार के अंदर जो है वो dB की अटेनुएशन आ जाती है, कितना सिग्नल का लॉस हो जाता है। इसका ताल्लुक वायर के गेज के साथ है। 18 गेज, 22 गेज और 24 गेज और 26 गेज, ये आप लोगों को इसका अंदाजा होगा कि ये गेज क्या होता है। मैं फिर बता देता हूँ। गेज होता है 1 इंच का उतनवां हिस्सा, यानी कि 18 का मतलब क्या है कि 1 इंच का 18वां हिस्सा, यानी कि 1/18 ऑफ एन इंच। वो अगर आप निकालें तो वो ये बनेगा, इतना इंच बनेगा। 1/22 वो इतना बनेगा। 1/24, 1/26, ये 26वां हिस्सा है 1 इंच का। इसका मतलब ये होगा जितना आप गेज की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं आपकी वायर पतली होती जा रही है। जी हाँ, क्योंकि वो गेज आमतौर पर देखें जब आप कहते हैं ना गेज 16, गेज 12, तो गेज जितनी कम वैल्यू होगी इसका मतलब क्या है
डिनोमिनेटर उतना छोटा होगा ना, क्योंकि आप 1 बाय करते हैं, 1 ओवर करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं उसका, क्योंकि वो इंच का उतना हिस्सा होता है। तो जितनी ये वैल्यू बड़ी होगी उतना आपके पास रिजल्ट छोटा आएगा, यानी कि 1/26 का रिजल्ट 0.01 इंच है, मतलब तार बहुत पतली है आपकी। और 1/18 ये 0.04 इंच है, तार मोटी है, 4 गुना ज्यादा मोटी है। तो कहने का मतलब ये है कि गेज की वैल्यू जितनी छोटी होती है उतनी तार मोटी होती है, गेज की वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतनी तार पतली होगी। तो ये रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है। और इसकी वजह क्या होती है कि यहाँ पे ये उसके पार्ट लिखा होता है कि 18वां हिस्सा है, 22वां हिस्सा है, 24वां हिस्सा है, 26वां हिस्सा है इंच का, इसलिए तो इस बात को लोग अंडरस्टैंडिंग कर पाते, इसलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके अच्छा जी, तो यहाँ पे अगर आप देखें 18 गेज की अगर हम तार लें, जो कि सबसे मोटी तार होगी 18 गेज की, तो उसमें अगर आपकी फ्रीक्वेंसी 1 किलो हर्ट्ज है, 1 किलो हर्ट्ज, तो पर किलोमीटर आपको कितना नुकसान हो रहा है, टेनुएशन कितनी आ रही है, 1 dB। 1 dB, अब देखें ना ये 2 है और ये 0 है, तो जारी बात इनके दरमियान में ये जो पॉइंट है यहाँ पे कितनी आ रही होगी आप, 1 dB होगा ना, तो 1 dB। अच्छा ये एक बात हो गई, तो 1 dB ये देखें, ये जो ये पॉइंट है ये 1 dB, यानी पर किलोमीटर 1 dB का लॉस हो रहा है, टेनुएशन 1 dB है 1 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे। 10 किलो हर्ट्ज पे कितनी होगी, ये 10 किलो हर्ट्ज ये है ना पॉइंट, तो इसको अगर आप देख लें यहाँ से, अगर आप इसको सीधा ऐसे खींच लें, इसको आप इसको बैकवर्ड ले जाए, तो यहाँ से ये कोई तकरीबन ये पॉइंट बनता है, ऐसे अगर तार को आप सीधा ऐसे खींच लें, ये देखें ये बनता है। तो ये कितना बनेगा, ये कोई 1 से ऊपर और 2 के नीचे, तो अराउंड कोई 1.5 बनता है। ठीक है, अंदाजन आपको करना है, अंदाजन, एग्जैक्ट तो हम यहाँ से पता नहीं लगा सकते, लेकिन अंदाजन पता लगा सकते हैं। ये ग्राफ समझना जरूरी है कि इसका मतलब ये है कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी 10 किलो हर्ट्ज है जो इस 18 गेज की वायर के ऊपर मूव कर रही है, तो हर किलोमीटर के बाद उसमें जो सिग्नल का लॉस है वो कितने dB है जी, 1.5 dB का लॉस है। सिमिलरली अगर आप बात कर लें 100 की, तो 100 किलो हर्ट्ज की अगर फ्रीक्वेंसी है तो आपका जो लॉस है वो तकरीबन यहाँ चला जाएगा, थोड़ा ज्यादा ऊपर हो गया, यानी कि यहाँ होगा तकरीबन, ये कोई 3 से नीचे है और ये चूंकि 2 है यहाँ पर, तो ये 4 है, मिड ये बनता है तकरीबन इसका, हाँ तो तकरीबन 3 ही बनता है, तकरीबन 3 dB का लॉस होगा। तो ये आप इस तरह जिसके ऊपर आप स्केल की मदद से करेंगे तो एग्जैक्ट आइडिया लगा सकते हैं कि वो कितना उसका होगा। ये आपने रफ एस्टिमेट ही करना होगा, एग्जैक्ट नंबर तो आपको दिया नहीं जाएगा इसमें। अगर आप ग्राफ दे जाए तो आप ग्राफ से पता लगा सकते हैं इस तरीके से इस फ्रीक्वेंसी पे पर किलोमीटर क्या dB की वैल्यू है टेनुएशन की, ये आप पता लगा सकते हैं कि कितना सिग्नल का लॉस हो रहा है। तो ये ग्राफ ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपको। ओके जी, आगे चलते ओके, नेक्स्ट जो है वो कोएक्सियल, अच्छा उसामा का क्वेश्चन आ गया जी। उसामा सर ये कार्ने यूटीपी का जो परफॉर्मेंस का जो ये ग्राफ था, ये कार्ने दोबारा समझा देंगे? जी मैं समझा देता हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप इस ग्राफ में देखते हैं, इन दिस ग्राफ हमारे पास जो यहाँ, अगर आप मैं मिसाल के तौर पर इसकी बात कर 10 की बात कर रहे हैं, 10 ये 10 किलो देखें फ्रीक्वेंसी, ये इस तरह फ्रीक्वेंसी है, तो 10 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का सिग्नल इसे गुजार रहे हैं, या 10 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का सिग्नल गुजार रहे हैं। तो अगर आप यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींचें ऐसे करके, ये ठीक है ना, तो 10 किलो हर्ट्ज टेनुएशन की वैल्यू क्या है, ये है, और ये कितनी बनती है, तकरीबन आपकी 1 dB बनती है, ऐसी है ना, नहीं थोड़ी ज्यादा है, 1.5 समथिंग वही कह रहा हूँ। मतलब यहाँ पे चूंकि मैं वो ड्रॉ सही नहीं कर पा रहा, पेन इस तरह का है, अदरवाइज आप इसको सही तरह ड्रॉ करें तो आप एग्जैक्टली आइडिया लगा सकते हैं कि 1 पॉइंट समथिंग बनता है, 1.5 कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 0 है ना, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, ये 1 इधर है, 1 इसका है, ये 0 है, ये 2 है, तो इनके दरमियान में ये 1 है बेसिकली, यहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग, ये या 1 पॉइंट समथिंग, 1.2 या 1.3 इस तरह कुछ होगा, बहरहाल वो उतने dB। तो आप कहेंगे अगर आपके पास 10 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का सिग्नल इस तार में से गुजर रहा है जिसका गेज कितना है, 18 गेज है, ठीक है जी बात, तो उसमें जो सिग्नल का लॉस है वो पर किलोमीटर कितने dB का लॉस है, वो है तकरीबन 1.2 dB, ठीक है जी बात। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से हमें मिल रही है इस ग्राफ से। इस इन्फॉर्मेशन से हम क्या नतीजा निकाल सकते हैं वो हम देख लेंगे बाद में, हमने इस पर न्यूमेरिकल भी करने हैं जो आपको मैंने टास्क में दिए हुए हैं। ओके आगे चलते हैं।
नेक्स्ट ये है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल जो है वो इसका उल्ट होता है बिल्कुल। अगर आप देखें उसमें दो तारें नहीं होती, एक ही तार होती है, दरमियान में मोटी सी एक तार होती है, ये इनर कंडक्टर होता है ये वाला। अच्छा, इसमें उसके ऊपर ये एक इंसुलेटर होता है, फिर उसके बाद वो जो शीट होती है वो होती है, फिर इंसुलेटर होता है, फिर प्लास्टिक, अच्छी खासी कोटिंग होती है, अच्छी खासी कवरिंग होती है। तो इसमें ये होता है कि डाटा रेट काफी सेफ रहता है आपका, लेकिन ये तार थोड़ी मोटी होती है। ठीक है जी बात। तो एक ही तार होती है इसमें, और ये उसके ऊपर एक कोटिंग प्लास्टिक की, ये दूसरी कोटिंग, और ये तीसरी कोटिंग, दरमियान में वो शील्ड आपको एक नजर आती है। ये बिल्कुल वैसी होती है जिस तरह वहां पे शील्डी ट्विस्टिंग पेयर के में होती है, बल्कि उससे भी ज्यादा स्ट्रांग होती है। इसका मकसद होता है बैरूनी असरात से महफूज रखना। अच्छा, तो ये कोएक्सियल केबल है। इसकी तीन कैटेगरीज हैं, RG59, RG58, RG11, और आगे यूज भी लिखा और उनकी इम्पीडेंस लिखी है कि कितनी उसकी बेसिकली रेजिस्टेंस है। तार की होती है ना R, ये R की वैल्यू V=IR, तो बेसिकली वो R की वैल्यू, रेजिस्टेंस कितनी है वो यहाँ पे इसमें लिखी हुई है, रेजिस्टेंस कितनी है। तो ये RG से बनता है रेडियो गवर्नमेंट। ये बेसिकली एक इसका स्टैंडर्ड है जिसके तहत इसको बनाया गया है। आमतौर पर चूंकि ये रेडियो में, सॉरी, केबल टीवी में इस्तेमाल की जाती थी, तो इसलिए इस पे RG59 इसका स्टैंडर्ड रखा गया है, रेडियो गवर्नमेंट के नाम से कुछ ये है इसका। तो ये कैटेगरीज डिफाइन की गई है, तीन कैटेगरी होती है। इसके जो कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। टी किस लिए इस्तेमाल होगा कि इधर से भी वायर आ रही है, इधर से भी आ रही है, उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए टी इस्तेमाल होता है। उसमें से फॉर एग्जांपल जो आपके मोहल्ले में से केबल जा रही होती है, जब आप लोगों ने कनेक्शन देना होता है तो वो क्या करते हैं, एक टी टाइप का कनेक्शन यूज करते हैं, BNC। तो खैर ये भी BNC, ये भी BNC, ये भी BNC है। BNC जो है इसका नाम होता है, ये बेसिकली बेंट नील कनेक्टर कहते हैं उसको, बेसिकली BNC के नाम से इस तरह का बनता है इसका। बेंट नील है, बेंट नील कनेक्टर होता है ये भी BNC है, BNC और BNC। जिस तरह वहां पे RJ था 45, यहाँ पर BNC कनेक्टर होता है। और इसमें जो होता है इसकी तीन टाइप्स हैं। टी किस लिए इस्तेमाल होगी कि आपकी तार जा रही है, उसमें से कनेक्शन देना है आपको केबल वाले ने, तो वो क्या करता है वहां पे एक टी लगाता है, और टी में से वो क्या करता है, ये पंच करता है उसको वायर को, और उसको कनेक्ट कर देता है आपके टीवी के साथ। तो बेसिकली ये आपकी जो मेन केबल जा रही होती है, कह सकते हैं जो बैकबोन होती है, जो बस होती है, उस बस में से वो ऐसे ही उसको वो करता है, जिस तरह वो डालते हैं कुंडी। तो ये टेक्निकली बेसिकली वही चीज है कि असल में वहां पर इसको टैप कर रहा है, उस वायर को टैप करके वहां से आपके लिए एक केबल निकाल रहा है, जो कि इस तरफ से आपको आपके कंप्यूटर में अटैच या आपके उसमें टीवी में अटैच कर दी जाती है। ये BNC का कनेक्टर है, ये वो है जो आपके टीवी में लग जाता है। ठीक है, ये वो है कि हर जो आपकी तार जा रही होती है उसको एंड पे ग्राउंड करना होता है। तो ग्राउंड करने के लिए ये एंड है, टर्मिनेटर है बेसिकली, इधर से तार आएगी और यहाँ पे ग्राउंड हो जाएगी, ऐसे। तो ये उसका कोएक्सियल केबल का चार्ट है, वो भी बिल्कुल ऐसे ही बता रहा है कि कितनी फ्रीक्वेंसी हो